जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आईएएस अधिकारी बड़ा होता है या फिर सेना का अधिकारी। आज इस टॉपिक पर काफ़ी चर्चित टॉपिक है जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं और मन में हमेशा एक सवाल रहता है जो आप अपने आप से पूछते होंगे कि आखिर आईएएस चुने या फिर डिफेंस सेक्टर में जाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए कि आईएएस अधिकारी का पोस्ट बड़ा होता है, उसका रुतबा बड़ा होता है या फिर सैन्य अधिकारी का रुतबा या उसका पोस्ट या उसकी रैंक बड़ी होती है। तो आज हम दोनों में जब चर्चा करेंगे और दोनों की समानताओं को देखेंगे कि आईएएस वर्सेस डिफेंस सेक्टर्स। चलिए बात करते हैं बेटा, सेना अधिकारी बनाम आईएएस अधिकारी आपके लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। सेना के अधिकारी और आईएएस अधिकारी भारत में उच्च मानक और प्रतिष्ठित पेशे दोनों हैं। हालांकि दोनों की तुलना सेब और संतरे की तुलना करने के समान है, क्योंकि पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में है। मैं जितेंद्र शर्मा आपको यह तय करने में मदद करूंगा कि दो व्यवसायों के बीच अंतर और समानताएं देखेंगे कि कौन सा आपके लिए सही है। भारतीय सेवाओं के बीच समानता प्राप्त करने के लिए कई मानदंड हो सकते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया, वेतमान, कामकाज, स्थिति, और इसी तरह इस लेख में हम एक एक करके तुलना करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। भारतीय सेना अधिकारी वर्सेस आईएएस अधिकारी दोनों की चयन प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सेना के अधिकारी देश की सीमाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रभारी हैं। वे भारतीय सेना के सदस्य हैं जो दुनिया के सबसे सम्मानित और सबसे सम्मानित सशस्त्र बलों में से एक है। सेना एक अधिकारी की भूमिका सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व और कमान करना है, मिशनों की योजना बनाना और उन्हें निष्पादित करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी कमान के तहत सैनिकों को ठीक से प्रशिक्षित, सुसज्जित और किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना है। सेना में एक अधिकारी बनने के लिए किसी को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या सीधे प्रवेश के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल और शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करनी चाहिए। सेना के अधिकारी कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं जो 18 से 24 महीने के बीच रहता है। वहीं आईएएस अधिकारी की बात करते हैं तो आईएएस अधिकारी देश के प्रशासन और शासन के प्रभारी हैं। उन्हें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा सीएससी यानी यूपीएससी के माध्यम से काम पर रखा जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आईएएस अधिकारी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन, राजस्व का संग्रह, कानून और व्यवस्था का रखरखाव शामिल है और उनके अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों का विकास। अब इनकी हम मान्यता स्तर की बात करेंगे कि सेना अधिकारी बनाम आईएएस अधिकारी। एंट्री लेवल की जब बात करता हूँ तो वास्तव में कलेक्टर या उप कलेक्टर अपने सेना के समकक्षों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अर्थात उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्थात प्रमुख कप्तान या लेफ्टिनेंट, क्योंकि सेना में एक अधिकारी की शक्ति केवल सेना के आधार के भीतर सीमित है। दूसरी ओर एक कलेक्टर या उप कलेक्टर के पास जनता और उस जिले का पूर्ण अधिकार है जिसमें वे नियुक्त हैं। उनके पास मजिस्ट्रियल शक्तियां भी हैं और वे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में शामिल हैं। मतलब कहा जाए तो वो भी एक जिले तक सीमित है। शीर्ष स्तर की बात करता हूँ तो सशस्त्र बलों के प्रमुख को कैबिनेट सचिव की तुलना में कई अधिक सामान्यता, सम्मान और मान्यता प्राप्त है। जो देश का शीर्ष सिविल सेवक है, रक्षा सेवा प्रमुखों को अच्छी तरह से जाना जाता है और उन्हें भारत में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले शीर्ष 5 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। एक कैबिनेट सचिव का अधिकार केवल कागज पर है, उनकी स्थिति को कोई प्रचार नहीं मिला, अधिकांश लोगों ने उसके बारे में कभी नहीं सुना। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि एक विदेश सचिव या वित्त सचिव के पास कैबिनेट सचिव की तुलना में अधिक अधिकार है। वहीं पर सेना की बात करता हूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जब पद आता है जनरल का,
तो आप ये भी देखते हैं कि सेना का वो प्रमुख होता है, पूरे देश में एक ही होता है। तो वहाँ पर भी देखें तो सेना का पूरा एक यूनिट वो भी बंदा अकेले संभालता है। मैं बात करता हूँ अब आपको इसमें से कौन सा चुनना चाहिए। खैर यह एक पूरी तरह से सार सवाल है, काफ़ी विस्तृत है, लेकिन एक पेशे को चुनना व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर होना चाहिए। मतलब आपका कौन सा पेशा आप चुनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस सेक्टर्स, वो आप उस पर पूरी तरह निर्भर होने चाहिए। पेशे के रूप में रक्षा या पेशे के रूप में आईएएस चुनने के कई अलग अलग कारण हैं। कोई कह सकता है कि वह वर्दी के ग्लैमर या उन पर पहने सितारों की चिंगारी से प्यार करता है। अन्य लोग कह सकते हैं कि यह एक सेना अधिकारी के जीवन में साहसिक कार्य है। दूसरी ओर यदि आप नौकरशाही में हैं, जो कोर प्रशासन में काम कर रहे हैं, तो औपचारिक सूट पहनने का आकर्षण और उच्च प्रोफाइल वाले लोगों और व्यक्तियों के साथ संपर्क करना। यदि आप अपने हाथ में महान शक्ति चाहते हैं तो आपको आईएएस अधिकारी बनने के साथ जाना चाहिए, या फिर आप अपने ग्लैमर, अपने पैशन, अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जाना चाहते हैं, अपने प्राणों की ना सोचकर अपने देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं, या फिर देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और सेना में रहकर अपने आप को एक नई पहचान देना चाहते हैं, तो आप भारतीय सेना का चयन कर सकते हैं। तो कौन सा चुनना चाहिए प्यारे बच्चों, अब ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।